पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के बयानिए से खुद को अलहदा कर लिया। मियां नवाज शरीफ के आर्मी चीफ पर इल्जामात से धचका लगा। बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। फौजी क़यादत पर इल्जामात लगाने को बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून का जाती फैसला करार दे दिया। क्या पीडीएम इत्तेहाद में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं? पूछेंगे तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद से, तज्जियाकार मंसूर अली खान से और दिफाई तज्जियाकार जनरल अमजद शोएब से। And a very warm welcome to the show। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर एहतजाज और हुकूमत मुखालिफ तहरीक के गिर्द घूम रही है। अपोजिशन हुकूमत को घर भेजने के लिए मैदान में है, हुकूमत भी अपोजिशन को ललकार रही है। पीडीएम की तहरीक में मरकजी किरदार पीएमएलएन का नजर आ रहा है, जिसका बयानिया मुकम्मल तौर पर फौज के खिलाफ है, इदारों के खिलाफ है। मियां नवाज शरीफ जब तक पाकिस्तान में थे तो ढके छुपे अल्फाज में खलाई मखलूक का नाम लेते थे, मगर अब वो लंदन में खुलकर बात कर रहे हैं। 4 माह कबल ही उन्होंने अपनी पार्टी को आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की गैर मशरूत हिमायत करने की हिदायत की, मगर लगता है कि मतलूबा नताइज हासिल ना होने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ महाज बना लिया। मगर हमें दिखाई दे रहा था कि पीपल्स पार्टी ने अपने आप को इस बयानिए से एक फासले पर रखा हुआ था, मगर अब पीपल्स पार्टी ने खुलकर इस बयानिए से अलहदगी इख्तियार कर ली है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज BBC से गुफ्तगू करते हुए ये कह रहे थे कि उन्हें मियां शरीफ की फौज के खिलाफ बयानात से धचका पहुंचा है और उन्हें इंतजार है कि नवाज शरीफ कब फौज के खिलाफ इलेक्शन में धांधली के इल्जामात के सबूत पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो ने यह भी इंकशाफ किया है कि पीडीएम के इजलास में इत्तेफाक हुआ था कि किसी एक इदारे का नाम नहीं लिया जाएगा, बल्कि जो लफ्ज़ है वो इस्टेब्लिशमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि पीपल्स पार्टी ने उनके बयानिए की मुखालफत कर दी है। अगर हम या उस तरीके से साथ नहीं दिया जो कि पीएमएलएन चाहती होगी वो दें। अगर हम पीडीएम की तहरीक का जायजा लें तो गुज़िश्ता चंद दिनों में अपोजिशन के कई रहनुमाओं ने कौमी इदारों के मुतालिक कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिन पर सभी के ऊपर इतराज किया गया। आगाज हुआ मौलाना फजल रहमान से। लेट्स वॉच हिम। और खुदा बड़े बड़े ओहदों पर फायज लोग, बड़े बड़े रैंकों वालों से भी अपने आप को मुहतरम समझता हूँ, तो सीधे हो जाओ। तो हम तो पहले से सीधे हैं, और अगर बिगड़ोगे तो फिर अगर हम बिगड़ गए तो अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या हश्र हुआ, खुदा की कसम यहाँ तुम्हारा वही हश्र हो जाए। उसके बाद गुजरावाला जलसे में मियां नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ का नाम लेकर, DJISI का नाम लेकर उन पर तनकीद की। उसके बाद कराची जलसे से कबल कैप्टन सफदर ने मज़ार कायद के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स दी, वो भी देख लें। महमूद खान अचकज़ई ने अपने खिताब में मुल्क की कौमी ज़बान उर्दू को अपनी ज़बान मानने से इनकार किया। लेट्स वॉच हिम एज़ वेल। पश्तो का एहतराम हो, बलोची का एहतराम हो, बरावी का एहतराम हो, सिंधी का तो है, सिंधी तो यहाँ की कौमी ज़ुबान है। उर्दू लंगवा फ्रांका है, लेकिन हमारी अपनी ज़ुबान नहीं है। उसके बाद क्वेटा जलसे में उवैस नूरानी ने बलूचिस्तान को आज़ाद करवाने का नारा बुलंद किया। बाद में उन्होंने कहा कि उनकी स्टेटमेंट को सियाक को सबाक से हटाया गया, उनका ये मतलब नहीं था। उस वक्त उन्होंने क्या कहा था वो भी देख लें। कि हमारे मुल्क में जो वजीर आज़म मुंतखब होते हैं उनको अदालती फैसलों से उतार दिया जाता है, जाली फैसलों से, जिन फैसलों की कोई हैसियत नहीं होती उन फैसलों से उनको उतार दिया जाता है और उनको घर भेज दिया जाता है। और अगर आप उनकी बात ना तस्लीम करें तो आपको फिर फांसी के घाट चढ़ा दिया जाता है। ये चोर, डाकू, लुटेरे और गासिब, इन लोगों से आपको निजात दिलानी है। हम चाहते हैं बलूचिस्तान एक आजाद रियासत हो। मगर जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बयान था वो कौमी असेंबली में बात करते हुए साबिक स्पीकर अयाज सादिक ने दिया था, वो भी देखिए। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है।
हमने ये भी देखा कि प्राइम मिनिस्टर शदीद बरहम रहे हैं ऑपोजिशन पर। उनका पीटीआई का यही नैरेटिव है कि ये जो पॉलिसी है, ये जो बयानिया है, ये एंटी स्टेट है। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। सुने जरा, ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे, ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। सबसे पहले किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। इमरान खान कभी इन डाकुओं को माफ नहीं करेगा और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। ये सारी कौम देखेगी। शुक्रिया। इस वक्त पीडीएम किधर खड़ी हुई है और पीपल्स पार्टी इस अलायंस में कहां पर है? आई स्टार्ट विद यू मंसूर अली खान साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम्स में तो आप बड़े दिनों से ये बात कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन का माजी क्या है और शायद ये इकट्ठे ना चल सके। आई वॉच्ड दैट, आप बार बार ये बात कर रहे थे। आपको हैरत नहीं हुई? नहीं, मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग को ज्यादा हैरत नहीं हुई, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक पिछले 2 दिन के अंदर, बल्कि मैंने अपने वीलॉग के अंदर भी ये बात कल ही कही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से हमें चंद ऐसी खबरें आ रही थी कि मामला जो है वो काफी हद तक तय हो चुके हैं और उनके अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशंस हैं अब वो भी स्लो डाउन होने लगी हैं। और मेरी चंद जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे तहकीकात हो रही हैं वहां से मुझे ऐसी खबरें मिल रही थी कि जनाब इनकी फाइलों के नीचे जो पहिए निकले थे वो पहिए अब निकाल लिए गए हैं। फाइलें जो हैं वो अब गो स्लो पॉलिसी के तहत जो है वो चलना शुरू होंगी और इसका जो सारा बेसिकली जो फोकस है, जो मंजिल है, तो वहां ड्रग माफिया का क्या हाल है? रियासत चल नहीं सकती, वो चाहें तो हुकूमतें गिरा दें। होता ये, और उनके पास क्या है? पैसा है, वो ड्रग से पैसा कमाते हैं। तो यहां भी हुआ ये है कि वक्त के साथ साथ करप्शन का पैसा इतना ज्यादा आ गया और फिर माशरे में हर आदमी को ये लगता है। अक्सर लोग जो है वो अदारों में बैठ के यही काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा नेट बन चुका है जहां पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा है और वो करप्ट माफिया से ही है कि वो आज रियासत का काम बिल्कुल सही असूलों और कानून के मुताबिक नहीं चलने देंगे। लिहाजा आप देखेंगे कि ये भी आज पीएमएलएन को यूं नजर आ रहा है कि जैसे ही पीटीआई पीपल्स पार्टी जो है वो कोई डील कर ले और दूसरे का उनका भी नहीं होगा। आप देखेंगे कि वो भी इस जाल से निकल जाएंगे, क्योंकि आपने तो एक सिस्टम के तहत उनको सजा देनी है किसी को, लेकिन अगर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है और सिस्टम आपका किसी कानून या असूल के मुताबिक नहीं चल रहा। आप नैब में देख लें, ये नहीं है कि नैब में उनके पास कॉम्पिटेंस नहीं है, वो बड़ा तजर्बा रखते हैं, कई सालों से बैठे हुए लोग वहां पे, लेकिन ये है कि उन्होंने जरूर इंक्वायरी में कोई कमजोरी छोड़नी है और दूसरी साइड को बताना है कि आपने ये एक्सप्लॉइट करना है। उन्होंने जरूर रेफरेंस में कोई गलती डालनी है जिसको कमजोर रेफरेंस हम कहते हैं। उन्होंने एक गूंगा वकील खड़ा करना है जो जाके वहां बोलेगा नहीं। तो ये सारा कोई ऐसे नहीं हो रहा काम। और फिर अदालतें जो हैं वो भी आप देख लीजिए, जज अरशद मलिक पैसे खा के सारा काम कर गया। ये कुछ छुपी हुई बातें नहीं है। ये अलग बात है कि ये जिनके केसेस हैं वो झूठ बोल बोल के कहीं जी मैंने एक डेले की भी करप्शन नहीं की, तो ये है तो वो है, किया सब कुछ है, लेकिन साबित करना यहां मुमकिन नहीं होगा। आप जरदारी साहब का केस देख लीजिए, वो कहते हैं जी 11 साल मुझे जेल में रखा, क्या निकला? कुछ नहीं, सिर्फ फोटो कॉपियों के ऊपर उनको फारिग किया गया। केस के कागजात चोरी करवाए वाजिद शमसुल हसन से और यहां एक रेफरेंस में फोटो कॉपी दी, केस खत्म। दूसरे रेफरेंस में फोटो कॉपी दी, केस खत्म। वो $60 मिलियन बाहर से निकल गया। सो जैनल साहब, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अभी तमाम सभी खत्म हो जाएंगे केसेस, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल होंगे। बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, सजा देने का कोई जरिया, कोई रास्ता है ही नहीं। बिल आखिर कंप्रोमाइजेज होंगे और अगर किसी के केस रह भी जाते हैं तो वो इसी तरह या डिले होके कभी किसी जमाने में खत्म हो जाएंगे। आप देखिए ना, केसेस पड़े हुए हैं। यूसुफ गिलानी का केस 8-9 साल से पड़ा हुआ है। राजा परवेज अशरफ का केस जो है वो 8-9 साल से पड़ा हुआ है। डॉक्टर आसम का केस देख लें, वो भी पिछले कुछ 6 साल से पड़ा हुआ है। शकील मेमन का देख लें, सराय दुरानी का देख लें। के लिए केसेस बनाए जाते हैं तो फिर वो वाले मौकफ की तायद होती है? नहीं, उस वक्त आप अगर सुने तो आपको ये कहा जाएगा कि जनाब बड़े शवाहिद हैं, बड़ा जबरदस्त। जितनी आप हाइप क्रिएट करते हैं उतना ही आपका करप्शन का रेट बढ़ता है, क्योंकि दूसरी साइड को जब ये शवाहिद नजर आते हैं तो वो फिर आपको ज्यादा देता है। राइट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक।
बैक। इफ्तिखार साहब, माजरत के साथ कि आपकी बात पहले पूरी हम नहीं सुन सके, आई कम बैक टू यू और तफसीलन जवाब दें। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमें इंतजार है कि इमरान खान को इक़्तिदार में लाने की जिम्मेदारी किसी एक शख्स पर नहीं डाली जा सकती, जबकि उन्हें इंतजार है कि नवाज शरीफ कब इदारों की मुदाखलत का सबूत पेश करें। ये कोई गलत बात तो नहीं कि बिलावल भुट्टो साहब ने अगर उन्हें वो सबूत पहली बात है कि किसी भी बिलावल भुट्टो नाम के शख्स का मैं इंटरव्यू उस वक्त तस्लीम करूंगा जब मैं अपने कानों से सुनूंगा और सियाको सबाक में देखूंगा, ठीक, नंबर 1। और उस वक्त मैं आप इस बात पे यकीन करूंगा जब वो पीडीएम से बाहर चले जाएंगे। 2, तीसरी बात है जब पीडीएम टूट जाएगी तब मुझे यकीन हो जाएगा। जब तक पीडीएम टूटती नहीं और बिलावल भुट्टो की आवाज में मैं सियाको सबाक में ये बात नहीं सुनता, मुझे एतबार नहीं, क्योंकि जो खेल हो रही है बहुत बड़ी है, छोटी खेल नहीं हो रही है। इस मुल्क के अंदर खेल जो खेली जा रही है ना, जैसे अमेरिका में खेल इसके आपके सामने खेली जा रही है बाइडेन वर्सेस ट्रम्प, वो छोटी खेल तो नहीं है ना। इसी तरीके से इस मुल्क में खेल खेली जा रही है बहुत खौफनाक और बड़ी डेंजरस, वो है डेमोक्रेसी को तबाह बर्बाद करने की। ठीक है, जमहूरियत यहाँ पे अच्छी है, बुरी है, लूली है, लंगड़ी है, बहरहाल है तो सही। जब जमहूरियत को आप खत्म कर देंगे तो फिर आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी पैक करना पड़ेगा। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पैक करेंगे तो फेडरेशन के जो 4 यूनिट हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन करके आपके साथ चल रहे हैं, उनके मामला भी बिगड़ सकते हैं और फिर वो किसी के काबू में नहीं रहेंगे। और किसी का भी ख्याल है कि वो ताकत के बलबूते पर फेडरेशन को इकट्ठा रख सकता है तो गलती पर है। आज जिस समाज में, जिस मुआशरे में हम गुजर रहे हैं, उसमें ताकत के इस्तेमाल से आप फेडरेशन को इकट्ठा नहीं रख सकते। तो हमें देखना होगा कि ये क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ, एक बात सुनने बाद, ठीक, जहाँ तक मियां नवाज शरीफ का बड़ा ओपन स्टेटमेंट है, उसने बाय नेम 3 लोगों के बारे में कहा है और उससे वो पीछे हटने वाला नहीं है। और जो मरियम है, अगर आप उसको गिलगित का जो उसका दौरा है उसमें उसकी तकारीर सुन लें तो उसमें भी वो क्लियर है कि जिन लोगों पर वो इल्जाम लगाना चाहते हैं वो लगा रहे हैं, बाकी वो अदारे के बारे में बात नहीं कर रहे। तो हमें सब्र से, हिम्मत से काम लेना होगा, देखना होगा कौन क्या कह रहा है। और जो आपने ये सारी चीजें मुझे सुनाई हैं, क्या आप वो टीवी पे इंटरव्यू सुना सकती हैं और बयान पूरा का पूरा जो हरबियार के हक में दिया हुआ इमरान खान ने, क्या किसी टीवी पर इतनी हिम्मत है? क्या आप एक आदमी को तो आप बुरा नहीं, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। मुझे मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दे, मैंने तो अपनी कोई स्पीच दी भी नहीं है, मैं तो दूसरों की सुनाई है। ना आप दूसरों की बात एडिटोरियल राइट तो दे दें कि मैं लगा लूं जो मैं लगाना चाहती हूं। राइट, आपका एडिटोरियल राइट ये है। कोई पॉलिटिशियन स्टोरी है इफ्तिखार साहब? I am not a politician. Listen to me very carefully. I'm sorry I'm leaving your program because you are not ready to listen the other side of the story. बाय बाय। कहाँ पे मैंने आपकी साइड ऑफ स्टोरी नहीं सुनी है? आई डोंट नो, इफ्तिखार साहब नाराज होकर चले गए क्योंकि जो स्टेटमेंट्स चलाई हैं मैंने। जनरल साहब आप कमेंट कर दें इसके ऊपर कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि वो देखना चाहते हैं सबूत, ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है? ये मंसूर अच्छा, ये बात ये है कि बात ये है कि जिस चीज का मंसूर अली खान जिक्र कर रहे हैं, अगर उसको उससे जोड़ के देखा जाए तो स्टेटमेंट तो बहुत बड़ा है। आपको बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि वो अपने आप को उस चीज से डिस्टेंस कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक चीज आपको बताऊं, खराबी कहाँ है। आप ये कहते हैं, अभी इफ्तिखार साहब जिस चीज पे गए कि जी जमहूरियत बर्बाद हो गई। देखें यहाँ पे जमहूरियत, इफ्तिखार साहब को मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगी दोबारा मिलाएं उनको, किसी और बात पे गुस्सा हुआ है, स्टेटमेंट्स चलाने पे वो क्यों नाराज हुए हैं? होती कोई पॉलिटिकल पार्टियां जमहूरी हैं, पॉलिटिकल पार्टियां सारी खानदानी पार्टियां हैं। ये जाती मलकियत है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है 2-4 खानदानों। तो पहले तो इसको जमहूरियत को यहाँ दफन कर दें। फिर ये है कि अभी जो लेटेस्ट किस्सा था, जब नून लीग ने बाजवा साहब की एक्सपेंशन के लिए वोट दे दिया तो एक चीज वाजे हो गई कि अगर कोई खराबी थी, जिनका नाम ले के बार बार ये चीख रहे थे, तो वोट क्यों दिया भाई? उसका तो कैरियर में ही खत्म हो जाता। आज आपने 3 साल के लिए उसको आगे चलाया। इसका मतलब ये है कि आप एनआरओ के चक्कर में पड़े हुए थे, वो हो जाता तो आप राजी थे। जिस दिन मोहम्मद जुबैर को चुटी झंडी दिखाई, उन्होंने झंडी दिखा दी, उसके बाद आप फटना शुरू हो गए एक टमाटर की तरह। ये सारी चीजें वाजे हैं। इफ्तिखार साहब अगर इग्नोर करते हैं तो उनकी मर्जी है, लेकिन ये डेमोक्रेसी है कि आप बंदे भेजते रहे चीफ के घर में इस ख्याल से कि जी वो मुझे एनआरओ ले दे इमरान खान को राजी करके,
और जब वो नहीं कर सका तो आप पूछ पड़े। बट जनरल साहब डेमोक्रेसी चलेगी तो इसमें बेहतरी आएगी ना, ये भी तो जरूरी है कि आप डेमोक्रेसी उसके अंदर जो सिस्टम में खराबियां उसको ठीक करें। तो फरिया, अगर यहाँ से किसी से ये पूछ लिया जाता है कि जनाब ये आपके वसाइल क्या थे और आपने ये किया, तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई। ये डेमोक्रेसी ने कहा था कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जाली डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में पेश करे, ये डेमोक्रेसी ने कहा था, और लोग अंधे या नजर नहीं आता। आप मैं करें, हमें जात साहब कह के कान से पकड़ के बाहर फेंक दिया जाए, और उधर हमें रोज सुनाया जाता है कि जनाब एक बंदे ने जालसाजी की लेकिन वो लीडर है, उसका क्या नाम है, सबको सुनना चाहिए। ये तो आपके अपने मयार गलत हैं। क्या इखलाक किया था आप लोगों की, अगर आपको ये नजर नहीं आता कि एक आदमी जालसाजी कर रहा है और वो ठीक है। Okay, this is a very fiery debate. I think इफ्तिखार साहब भी इसमें नाराज हो गए हैं, क्योंकि जारी बात है मेरे प्रोग्राम में हुआ था तो मुझे नून लीग के बहुत से लोगों के फोन आए और वो चूंकि गुस्से में थे कि ख्वाजा आसिफ ने ये बात क्यों कही है, तो थोड़ा सा गुस्सा मेरे पे, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आप पे गुस्सा निकला है, तो थोड़ा सा गुस्सा मेरे पे भी निकल गया। एंकरों के साथ होता ही है, तो मैं और आप एक ही क्लब के लोग हैं। yes. तो वो मेरे पे गुस्सा निकल गया कि जी ख्वाजा आसिफ साहब को आपने ये सवाल क्यों किया। तो मैंने कहा जनाब सवाल मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ पूछा है कि क्या ख्वाजा आसिफ अली जरदारी पे ट्रस्ट करते हैं, यानी उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नहीं करता, मैं बार बार कहूंगा मैं नहीं करता, तो ख्वाजा आसिफ की बात भी सही साबित होगी। तीसरी चीज, कैप्टन सफदर का जो मामला था कराची के अंदर गिरफ्तारी का, उसके बाद जुबैर साहब ने सबसे पहले ये कहा कि जी मुझे सीएम सिंध ने कहा है कि इनको जो है वो उठा के ले जाया गया आईजी सिंध को। 3 बजे के 4 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अगले दिन सीएम सिंध, उसमें वो बैठ के उस पूरे मामले का बैकग्राउंड आईजी सिंध वाला मामला ही पूरा गायब कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस की तरफ से रिएक्शन आता है, लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं, एंड देन बिलावल भुट्टो जरदारी हैज टू कम एंड होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं कि आर्मी चीफ इसका नोटिस लेते हैं कि जी मामले की तहकीकात होनी चाहिए और इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। सिंध की गवर्नमेंट की जानिब से भी तहकीकात हो रही है और इधर से उन्होंने भी ऑर्डर कर दिया है। वो दोनों रिपोर्ट्स किधर हैं? उनको तो अब काफी टाइम हो चुका है, वो रिपोर्ट्स बाहर क्यों नहीं आ रही? आखिर आईजी सिंध का जो मामला हो, क्या उसको दबाया जा रहा है? पीपल्स पार्टी वालों से आप बार बार पूछे तो वो कहते हैं बस जी 1-2 दिन में आ रही है, एंड दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 4-5 डेज नाउ। मैंने भी टॉक शोज पे अपने पूछा, आपने भी पूछा होगा, और भी जगहों पे पूछा गया कि भाई किधर है वो रिपोर्ट्स नहीं आ रही। अब ना वो रिपोर्ट्स आती हैं, ख्वाजा आसिफ का ये बयान और आज बिलावल भुट्टो जरदारी का ये सब कुछ। एक और इसमें अब मैं जरा इस पे एक वाइडर पर्सपेक्टिव दे दूं, जो जनरल साहब ने बात कही थी। मैं आपसे ये वाइडर पर्सपेक्टिव भी लेती हूँ। मुझे एक ब्रेक पे जाना पड़ा है मंसूर साहब, ने थोड़ी सी मेरी दिलजोई कर दी जो इफ्तिखार साहब ने कहा। इफ्तिखार साहब से अगेन आई से इट ऑन एयर, हमने कोशिश की उनसे वैसे बात करने की कि स्टेटमेंट्स दूसरों की हैं जो हमने चलाई हैं। बिलावल भुट्टो साहब का बीबीसी को इंटरव्यू है जो हमने चलाया है, आपका पूरा इस्तेकाक है कि आप उस पर यकीन ना करें। मैंने तो कहा ही नहीं कि वो छोड़ के जा रहे हैं अलायंस को, तो उस पर भी ना यकीन करें। जिस तरह आपका इस्तेकाक है उस तरह जूनियर्स को भी इस्तेकाक दे दें। हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। ये डिबेट यकीनन बहुत ज़रूरी है। अभी हमने देखा जिक्र इफ्तिखार साहब ने किया था यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, वहाँ पे भी जिसको हम एग्जाम्पल समझते हैं डिबेट हो रही है कि क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम को तब्दील होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पॉपुलर वोट है वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता आपके इलेक्टोरल वोट से। सो अगर वहाँ बहस हो रही है तो हम तो यकीनन ये बहस कर सकते हैं कि सिस्टम में क्या खराबियाँ हैं, किस तरीके से हमें जमहूरियत को ठीक करना है, लोकल बॉडी आपकी एम्पावर क्यों नहीं हो रही, पार्टीज के अपने अंदर जमहूरियत क्यों नहीं है, जमहूरी रवैये क्यों नहीं आ रहे। सो ये बहस होगी और इसको थोड़ा सा सुनना भी पड़ेगा। आई कम टू यू जनरल साहब, एक लार्जर पिक्चर पे मंसूर साहब बात करना चाहते हैं, हम उसी पे बात कर लेते हैं। आप क्या देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा? आपने कहा मुकदमात सबके ही शायद अब वीक होते चले जाएंगे, बट बैकडोर तो फिर बातचीत हुई, इसका मतलब है। तजिया जो था वो बहुत अच्छा तजिया था, बड़े पूरी तरह सारा सिनेरियो जो है वो कवर किया है, और ख्वाजा आसिफ ने भी जो कुछ कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कुछ शक शुबे वाली बात ही नहीं। आखिर हमने भी तारीख देखी है, दोनों ये सारे पॉलिटिकल लीडर हैं, इनके बिहेवियर, इनका पिछला कॉन्टेक्ट हमारे सामने है, और हमें रियलिस्टिकली बात करनी चाहिए। बिल्कुल ख्वाजा आसिफ की बात में एक लफ्ज सच है, और मंसूर ने जो कहा वो भी बिल्कुल ठीक है कि आप गुजरांवाले के जलसे के रिएक्शन की बात कर रहे हैं सारा। पहली बात मंसूर ये जहन में रखिए कि दो पर्सनैलिटीज का बहुत बड़ा फर्क है। मियां साहब खसलतन हर जगह सीट फंसाने के आदमी, 5 दफा की उनकी जरदारी ऐसी मुश्किल सिचुएशन से फिसल के निकल जाते रहे हैं,
मेमो गेट आपको याद है किस तरह जरदारी साहब बाहर आए थे? और अगर उनकी जगह पे होते मियां साहब, तो मियां साहब जो है तो कहता पता नहीं क्या करना। तो मियां साहब ने हर दौर में जब उनके इक़्तिदार हाथ आया है, उन सोच रही है जारहाना और साथ ये रहा है कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशन और नो कॉन्स्टिट्यूशन, मैं कहूंगा वो कॉन्स्टिट्यूशन, सिविलियन सुप्रीमेसी ढोंग। असल चीज ये है कि उनकी अपनी डिक्टेटर। आप बड़ी सीधी बात देखते हैं, मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ, बेशुमार रख सकता हूँ मिसालें। जब पिछला इनका दौर था तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने इनके खिलाफ जो मोटो ले लिया, फैसलाबाद में एक आदमी को खड़े खड़े उन्होंने जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा ये करप्ट है, डाल दो उसको जेल। सज्जाद अली शाह ने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर ये काम नहीं कर सकता था, जब अपनी सफाई का तो मोटो के बदले में जब उसको मैसेज दिया गया कि ये वापस लो, उसने नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट पे अटैक हुआ और फिर जजों उसके खिलाफ वो वहां पे साजिश करवाई गई, उसकी बगावत कराई गई पैसे दे। ये जहनियत आप ध्यान में रखें। इसी तरह जनरल जहांगीर करामत का किस्सा देखें। जहांगीर करामत इंतहाई नफीस आदमी, कत्तन कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नहीं। उस शख्स ने सिर्फ इतना, और वो हमने उसको प्रेशराइज किया था कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के वक्त हमने देखा है कि इस फैसले इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन, लेकिन करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई हमारे पास फोरम नहीं है। आप किचन कैबिनेट से मशवरे करते हैं, तो हमने कहा जिनको कहें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बने। वो बार बार कहता रहा कि ये नहीं बात सुनते, ये कहते हैं हमारी हुक्मरानी बस हमारी पुत्र को लाना, आप कौन होते हैं बोलने वाले। लेकिन जब उसको मजबूर करके हमने कोर कमांडर से बिल्कुल धक्का लगा के कहा कि आप ये स्टेटमेंट दीजिए, जैसे दी तो उन्होंने घर भेजी। अब आज भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मौजूद है। आप एक सेकेंड, आप शाहिद खाकान अब्बासी 4-6 महीने और मियां साहब के 4.5 साल मुकाबला कर ले। शाहिद खाकान अब्बासी के वक्त में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग ज्यादा हुई है तो 4.5 सालों। ये मसला है उस शख्स की अपनी पैदाइशी शख्सियत, उनके साथ ज्यादती कोई नहीं करता। अगर ज्यादती करनी होती डॉन लीग्स में राहील शरीफ जो है वो कभी इनसे इंक्वायरी ना कराता, इंक्वायरी करवाते आप ISI से। वक्त खत्म हो रहा है, अगर जनरल साहब इजाजत दें, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा वक्त जरूरत है। बट आराम करना चाहता हूं, उसको हल्क देना चाहता हूं कि वो इंक्वायरी कराएं, जानते हुए कि उस इंक्वायरी से कुछ नहीं निकलेगा, ये कवर अप करेंगे, जानते हुए कि असल मुजरिम तक नहीं पहुंचने देंगे। राहील शरीफ ने फिर भी ये किया। आप सोचिए कि और फिर क्या चाहिए आपको। ठीक है मंसूर साहब, वेलकम टू यू। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, आपने कहा आप लार्जर पिक्चर देखना चाहते हैं। मैं इसमें आपका 1 मिनट है, मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि अब चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने सब कुछ बयान दे दिया है, लेकिन अगर इसके साथ ही मतलब बिल्कुल सिंक्रोनाइज होते हुए अगर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, जाली बैंक अकाउंट्स के केसेस, अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती तो 2 पर्सपेक्टिव निकलेंगे। एक ये कि इन लोगों को ढील मिल चुकी है, और दूसरा कि अगर इनके खिलाफ ये सब कुछ हो भी रहा था, ये सारे केसेस बन भी रहे थे और तहकीकात हो भी रही थी, तो बेसिकली इनका स्क्रू टाइट किया जा रहा था। अगर अब ये स्क्रू ढीला कर दिया जाता है तो जमहूरियत के लफ्ज का इस्तेमाल हुकूमत ने भी किया, मुक्तदर हल्कों ने भी किया और ऑपोजिशन ने भी किया अपने अपने जाती मफादात की खातिर। ये क्लियर हो जाएगा लोगों के लिए। वेरी मंसूर अली खान, जब आप सपोर्ट करते हैं उस आदमी को जो चीटिंग करता है, जो जाके 40 डॉक्यूमेंट पकड़ाता है, तो रियासत किधर जाएगी? आप चलाने के लिए किसी एक से फिर करना पड़ेगा। करती है सर, पकड़ के रखे ना आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को पकड़ के रखे, करे बंद करें। क्यों जाने दिया नवाज शरीफ को आपने लंदन, क्यों जाने दिया? आप बैठ के चीखें मारते रहे, चला गया, अब हम क्या करें? बैठ बंद करें, आसिफ अली जरदारी को भी बंद करें, नवाज शरीफ को भी बंद करें। सारा मुल्क से लगा हुआ था 48 घंटे। क्या सर, इतना नहीं होता। कानून और इंसाफ ये नहीं देखता उसके पीछे कौन लगा हुआ था। रियासत चला के दिखा दें। यहाँ तो हालत ये है कि मैंने आपको कहा कि ये करंट माफिया रियासत से ज्यादा मजबूत आप नहीं चल सकते। आप देख लें, दोनों में से कोई ना कोई आपको ब्लैकमेल करेगा। सर, कानून इंसाफ सबसे पहले है नहीं है भाई। पार्टी बड़ी है ना, नून लीग बड़ी है ना, तहरीक इंसाफ सबसे पहले नहीं है कोई इदारा। आई एग्री, सबसे आगे स्टेट होनी चाहिए। शख्सियात के पीछे हम नहीं चल सकते सर, नहीं चल सकते। रियासत उनके आगे कमजोर है।
जनरल साहब, आपने ये बयान दिया, आप सीनियर हैं, लेकिन वी वुड लाइक टू बिलीव कि कोई स्टेट से बड़ा नहीं है। स्टेट जब एक्शन लेने पे आए तो सारे माफियाज आगे जनरल साहब, अल्ताफ हुसैन को अगर बंद किया जा सकता है, उससे बड़ा कराची को किसी ने ग्रिप नहीं किया होता, लेकिन आपने उसको डाल दिया। अगर उसको डाली जा सकती है तो बाकियों को भी डाली जा सकती है। कंट्रोल में तो नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है। आई विश वी हैड एक्स्ट्रा टाइम, बट जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इफ्तिखार साहब से मैसेज ही भेज सकती हूँ कि अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है तो उसके लिए माजरत। आई होप कि आइंदा आने वाले दिनों में आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे। अपना अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर हम वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। इस मुहिम में 4 करोड़ बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कोरोना की वबा के बायस ये मुहिम कई माह तक तातुल का शिकार हुई थी, जिसकी वजह से बच्चों में पोलियो का खतरा बढ़ गया था। मगर अब तमाम एहतियाती तदबीर के साथ, तमाम SOPs फॉलो करते हुए बच्चों को घर घर जाकर पोलियो के खात्मे के लिए कतरे पिलाए जा रहे हैं। इसमें हम सबको अपना हिस्सा डालना है। हम सब ने पाकिस्तान को कामयाब बनाना है, पोलियो को पाकिस्तान से खत्म करना है। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। लेट्स वॉच दिस रिपोर्ट।